नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने 2 दिन से वीडियो आप सबको मैंने 2 दिन से वीडियो अपडेट नहीं करी थी। तो मैंने क्या पढ़ा हुआ है आज मैं वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं प्री का जो है ये प्री का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर, तो मैं इससे पढ़ती हूँ। और उसके बाद मैं आज जो पढ़ी हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने आज क्या पढ़ा हुआ है। मौर्य काल में ही जो पोस्ट मौर्य काल है मैं वो पढ़ी हूँ। तो मैं आपको बता दूँ मैं कहाँ से आज स्टार्ट करी थी। यस, दिस इज़ द सेवन्थ लेक्चर जो पार्ट 1 का है। जो अब इसके बाद गुप्त काल आएंगे, गुप्त वंश आएंगे, तो अभी नहीं आए हैं। तो ये इसे मौर्य काल ही क्यों कहा जाता है, जो इसमें क्वेश्चन भी है। और ये देखिए मैंने क्या क्या पढ़ा है। मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश क्या थे और सामाजिक स्थिति क्या था, और यहाँ पे प्रशासनिक स्थिति क्या था, धार्मिक स्थिति का क्या था, कला एवं संस्कृति क्या था, इस सब के बारे में मैंने आज पढ़ा हुआ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पोस्ट मौर्य काल मतलब मौर्योत्तर काल भाग 1 दे सकते हैं। ये क्यों कहा जाता था। तो एक्चुअली क्या था ना, मौर्य काल जो था वहाँ के जो राजा थे उनका जो रूल एंड रेगुलेशन था, तो इनके पतन होने के बाद, मौर्य वंश पतन जब हुआ था, तो कोई भी राजा नया अपडेट लेके नहीं आ रहा था। उन्हीं का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते थे। तो इसीलिए ये मौर्य काल ही कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी भी महान साम्राज्य का उदय नहीं हुआ। मतलब कि मैंने आपको जो डिफिनेशन एग्जांपल से समझाया वही है कि किसी भी महान साम्राज्य का उदय नहीं हुआ। प्रशासन लगभग मौर्य काल जैसा ही था, और मौर्य काल जैसी ही बौद्ध एवं वैदिक धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थी। प्रमुख राजवंश क्या है, पहले कौन सा आया, शुंग, उसके बाद कण्व, उसके बाद सातवाहन और चेदी। तो पहले आया है ये, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि सातवाहन पहले आया है या कण्व आया है, तो आप ये शुंग का याद रखिएगा। और साहित्य स्रोत क्या था, दिव्यावदान साहित्य स्रोत क्या था। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है पहले जो मौर्य काल में थे वही इनका सब कुछ था। इसका जो कार्य संभाल रहा था शुंग काल की चर्चा इस कभी किताबों, देखिए साहित्य स्रोत ये है कि कोई भी इतिहास एविडेंस से ही चलता है, तो एविडेंस के तौर पर ये सब हैं। और विदेशी साक्ष्य क्या है, तो विदेशी साक्ष्य भी मिले हुए हैं। और हिस्टोरिका जो विदेश की थी, तो इन्होंने ये बुक लिखी थी। और ये अभिलेख प्रमाण भी हैं, जो बेसनर, हेलियोडोसर, यूनानी राजदूत हेलियोडोसर द्वारा निर्माण हुआ था। और नासिक प्रस गौतमी बलश्री और जूनागढ़ का भी अभिलेख मिला हुआ है, जो संस्कृत भाषा में था। और अयोध्या अभिलेख जो कि पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञों की पुष्टि, मतलब यहाँ के जो अयोध्या अभिलेख में जो लिखा हुआ है कि अश्वमेध यज्ञ होता था, जो कि राजा घोड़ा छोड़ते थे। अगर उस घोड़े को कोई पकड़ लेता था तो युद्ध होता था, उसके बाद समझौता हो जाती थी। और शंगु वंश का जो है ये ब्राह्मण वंश था, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके की गई।
ये जो ब्राह्मण वंश है ना, ये वंश नहीं था। वहाँ ब्राह्मण उनको कहा गया था उस टाइम, जो पढ़े लिखे होते थे, तो जो आचार्य होते थे उनको ब्राह्मण किया गया था। उसके बाद ये वंशानुगत हो गया कि ये ब्राह्मण है और ये राजपूत है, ये भूमिहार है, ये जादव है। उसके बाद ये हुआ था। शुंग वंश का स्थापक कौन थे? तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुष्य शंगु लिखा हुआ है। स्थापक जो थे, बौद्ध का विरोध, ब्राह्मण धर्म का समर्थन, इसलिए 2 अश्वमेध यज्ञों का योजना किया। इन यज्ञों में पतंजलि पुरोहित थे। ये जो पतंजलि पुरोहित है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्री में आ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और संस्कृत भाषा को पुनः जीवित किया। इस शासक ने स्तूपों को नष्ट किया, परंतु भरहुत के स्तूप का निर्माण भी करवाया। सांची स्तूप में लकड़ी की वेदिका को पत्थर का करवाया। और इसी काल में ना मतलब पैसा जो चला हुआ है ना, वो शीशे का है। तो आप लोग याद रखिएगा। पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी के बारे में पूछे गए हैं। तो एक क्वेश्चन आया था प्री कहीं आया था, तो उसका आंसर ये आ रहा था। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पुत्र के बारे में। मतलब पूछा था कि कौन सा राज्य वंश था जो प्रेमिका के बारे में पूछा था, तो इसलिए कालिदास के बारे में ही। तो आप अग्निमित्र और देवभूति, ये अग्निमित्र क्या है तो हम देख लेते हैं। इस शासक का उल्लेख कालिदास कृत मालविग्निमित्रम नाटक में हुआ है। और देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक, जिसकी हत्या वासुदेव ने की थी। और शुंगु काल की कला में प्रमुख उदाहरण क्या है? जो क्या है उसका प्रमुख उदाहरण? तो यहाँ पे 3 पॉइंट में दिए गए हैं। यक्षिणियों की मूर्तियाँ, मथुरा, मतलब इसमें भी ये लोग सोचते थे कि ये पावर, इस मूर्ति में पावर है, पॉजिटिव एनर्जी के बारे में ये लोग मानते थे उनको। और विदेशा का गरुड़ स्तंभ और अजंता का चैत्य, जो बिहार चैत्य के बारे में आपको पहले भी मौर्य काल में बताए हैं, ये भी मौर्य काल ही है, तो ये पोस्ट मौर्य काल है, तो आपको वहाँ पे बताए गए थे, तो आप उसको याद रखिएगा। ये कब वंश क्या है, ये इस भी इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको। देखिए अगर प्री में एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले शंगु वंश आता है, उसके बाद क्या आता है आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है कव्य, उसके बाद आता है सातवाहन। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कव्य वंश सबसे पहले आई थी और इसमें ये हुआ था, और वो क्या बोलते हैं आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे आंसर, तो आप सही टिक लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि पहले कौन वंश आए थे, तो ऐसे मतलब अच्छे से याद। इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। इस वंश के प्रमुख शासक भूमिपुत्र सुशर्मन, और उसको ऐसे सुषमार्य भी कहा जाता था। और सुषमार्य की हत्या सिमुक ने की और सातवाहन वंश की स्थापना हुई। और सातवाहन वंश में क्या था? इस वंश का स्थापक सिमुक था। और इन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थी। देखिए ये जो राजधानी इनकी है, ये हर किताब में नहीं रहता है, मैं यूनिक चीज़ लाती हूँ आप सबके लिए। तो ये आप याद रखिएगा, प्रतिष्ठान उनकी राजधानी थी। और उसके बाद प्रमुख शासक जो थे, सातकर्णीय प्रथम, इसने दक्षिणाधिपति के उपाधि धारण की। इस शासक की प्रमुख जानकारी नानाघाट अभिलेख में है, जो महाराष्ट्र में है।
अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख को सातकर्णी की पत्नी नागानिका ने उत्कीर्ण करवाया था। और हॉल क्या है इसको देख लेते हैं। ये विद्वानों एवं कवियों का आश्रम कहलाता था। विद्वानों एवं कवियों का आश्रम कहलाता था। गथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य की रचना की प्राकृतिक भाषा में, और प्रमुख विद्वान वर्मन और गुणायद और गौतमी पुत्र सातकर्णी क्या है। इस वंश का सर्वाधिक प्राप्ति शासक या उसकी जानकारी का प्रमुख स्रोत नासिक अभिलेख। इसमें इस एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। इसने शकों की पराजित किया था और वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। इसके समय समुद्री व्यापार एवं नौ सैनिक शक्ति का विस्तार हुआ और यक्षसी सातकर्णी सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। इसके द्वारा जारी सिक्कों पर नाव के चित्र थे। और इस काल की मुख्य विशेषताएं, इस काल के शासकों के द्वारा शीशे का सिक्का चलाए गए थे। और इस काल में सामंती व्यवस्था का उदय हुआ था। और सामाजिक स्थिति क्या थी। सभी शासकों के लगभग माताओं के नाम पर थे, परंतु शासक के पितृसत्तात्मक सिद्धांत लागू था। भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों में। देखिए, सातवाहन शासकों में ऐसा भी था कि अगर कोई बंधु जॉब कर रहा है तो उसे भूमि दान किया जाता था इस काल में। और संपत्ति में स्त्रियों को अधिकार था। और प्रशासनिक स्थिति क्या थी, तो इन्होंने शासन की पद्धति को मौर्य काल के अनुसार ही रखा। प्रमुख पद अमात्य एवं महाअमात्य और गोलिमिक। इस काल के समाप्ति व्यवस्था का उदय हुआ। धार्मिक स्थिति क्या थी। शैव एवं वैष्णव धर्म का विस्तार हुआ, परंतु समाज के कुछ वर्ग बौद्ध धर्म का भी पालन करते थे। इस काल में राज परिवारों में महिलाएं बौद्ध धर्म को एवं राजपुरुष वैदिक धर्म को मानते थे। देखिए, हमारा देश कितना महान था। हमारा भारत की पति हिंदू धर्म में था और पत्नी बौद्ध धर्म में मानती थी। और यहाँ पे देखिए कि उनके नाम पे रहता था क्या बोलते हैं, संपत्ति। पत्नी के नाम पे उनकी संपत्ति रहती थी। और देखिए, जितने भी शासक हैं अपनी माँ को ना बहुत पूज्य मानते थे, उनकी नाम यूज करते, उनकी नामों से उनका रहता था। तो हमारा भारत पहले बहुत अच्छा था, बाद में आके ख़राब कर दिया अंग्रेज़ों ने। और इसमें जो इस काल में राज्य परिवारों में महिलाओं बौद्ध धर्म को एवं राज्य पुरुष वैदिक धर्मों का मानते थे। इस काल में चैत्यों, विहारों एवं स्तूपों का निर्माण हुआ। अमरावती स्तूप और कालर का चैत्य। चेदी वंश कलिंग। इस वंश का स्थापक
मेघवाहन था। खारवेल इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक इसकी जानकारी के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है। खारवेल में चोल, चेर, पांड्या शासकों को परास्त किया था। और मौर्य काल वंश की समीक्षा क्या है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या बताए गए हैं। इस काल में राज्यों की विक्रय केंद्रीय हुआ है। इसे रोकने के लिए राजाओं ने स्वयं को देवत्व के सिद्धांत से जोड़ा। वेतन के स्थान पर भूमि दान का प्रथा प्रारंभ हुई और इस काल में ही सर्वाधिक प्रगति व्यापारिक क्षेत्र में हुई थी। तो और पार्ट 2 मैं कल लेके आऊँगी। अभी आप लोग इसी में संतुष्ट रहिए। अभी के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलती हूँ कल आपसे। बाय बाय।